हेलो एवरीवन। आज हम लोग झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-2024 का मॉडल प्रश्न पत्र को हल करेंगे। एक्चुअली इनका आंसर भी दिया हुआ है, हम लोग इनको समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि इन्होंने आंसर तो दिया है लेकिन वो आंसर कैसे आया उसके बारे में इन्होंने जिक्र नहीं किया है और इसी के माध्यम से हम अपनी तैयारी का जायज़ा लेंगे, रिवाइज करेंगे। आपको पता है कि आपको 1 घंटा समय मिलेगा और 40 नंबर के लिए 40 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे। मतलब 60 मिनट में आपको सॉल्व करना होगा 40 क्वेश्चन। ओके, डायरेक्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 1260 में कितने सार्थक अंक मौजूद हैं? हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन 1260? तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करने का अलग अलग रूल है डेसिमल और नॉन डेसिमल नंबर के लिए। तो नॉन डेसिमल नंबर के लिए सिग्निफिकेंट फिगर ये बराबर होता है फर्स्ट नॉन जीरो नंबर टू लास्ट नॉन जीरो नंबर। पहला नॉन जीरो नंबर से लेकर लास्ट नॉन जीरो नंबर तक। जैसे अगर आपको पूछा जाए कि 1990 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो नॉन जीरो नंबर को केवल गिनती करना है। तो 1 2 3, तो 3 नॉन जीरो नंबर है, इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 3। ठीक, अब डेसिमल नंबर के लिए क्या रूल्स है? डेसिमल नंबर के लिए आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो नंबर ऑल द नंबर्स, जैसे 0.05203 का अगर हमको सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो ये हो जाएगा, है ना, ये 2 जीरो को नेगलेक्ट कर देना है ना, या बीच में जीरो आएगा तो उसको लेना है, तो हो जाएगा 1 2 3 4। सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 4। ओके, चलिए अब आते हैं ऑप्शन में। तो यहाँ 1260 का पूछ रहा है, तो 1 2 3। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी। ओके, ऑप्शन तो आंसर में दिया हुआ है लेकिन कैसे हुआ उसको जानना है। अगला है यौगिक CH3COOH का मूलानुपाती सूत्र है। The empirical formula of compound CH3COOH is, okay, empirical formula होता है the formula which gives the whole number ratio of the different atoms of different elements in a molecule. ओके, तो हम अगर कैलकुलेट करेंगे CH3COOH का तो क्या करना, सबसे पहले मॉलिकुलर फॉर्मूला लिखना। तो C यहाँ पर 2 बार है, हाइड्रोजन है 3 + 1 4 और ऑक्सीजन 2 टाइम्स। अब इनको हम क्या करेंगे, सभी को 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2/2, 4/2, इधर हो जाएगा 2/2, तो बचेगा CH2O। तो यही होगा इसका एम्पिरिकल फार्मूला। इसका मतलब है कि CH3COOH में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है 1:2:1। ओके, ठीक है, तो देखिए कहाँ पर है वो ऑप्शन, ये है ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट, यदि आपके पास 1.5 m NaCl का 300 ml है तो आप 4.5 m NaCl के कितने ml बना सकते हैं?
if you have 300 ml of 1.5 m NaCl, how many ml of 4.5 m NaCl can you make? ओके तो ये एक्चुअली इसको हमको सोल्व करना पड़ेगा उसी फॉर्मूला से जिसका इस्तेमाल आप वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में करते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोलारिटी एंड स्ट्रेंथ, है ना। प्रैक्टिकल में ये सब होता है। तो हम यूज़ करते हैं ये वाला फॉर्मूला का m1 v1 इक्वल टू m2 v2। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन m1 है 1.5 मोलार, v1 है 300 ml, m2 है 4.5 m। हमको कैलकुलेट करना है v2 कितना होगा। तो v1 m1 v1 इक्वल टू m2 v2 में से हम v2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा v2 इक्वल टू m1 v1 बाय m2। अब वैल्यूज़ को यहाँ लगा देंगे, डेसिमल हटाएंगे तो होगा 15 इंटू 300 बाई 45, 15 एका 15, 15 तिया 45, फिर 3 एका 3, तो ऊपर में बच गया 100। तो आंसर होगा 100 ml, 100 ml। तो देखिए कहाँ पर है, कौन सा ऑप्शन में है 100 ml, ठीक है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए में ही है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होगी? विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, आप 9th क्लास से ही पढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू अवोगाड्रो नंबर, उसी को मैं यहाँ लिख दिया हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, इंटू अवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है मास अपॉन मोलर मास, तो दिस इंटू अवोगाड्रो नंबर। अब मास तो सबका सेम है 1 ग्राम, अवोगाड्रो नंबर ये भी सेम है ना, अवोगाड्रो नंबर ये भी सेम है, कांस्टेंट है। तो मोलर मास जितना कम होगा उतना ही अधिक नंबर ऑफ आइटम्स होंगे। अब मोलर मास की बात करें तो गोल्ड का होता है 196.9 समथिंग होता है, इसको राउंड फिगर के रूप में लेंगे तो 197, सोडियम का 23, लिथियम का 7, Cl2 का हो जाएगा 35.5 इंटू 2 71। तो सबसे कम लिथियम का है, तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या होगी 7। इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम्स सबसे अधिक होगा 1 ग्राम लिथियम में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऐसे कॉन्सेप्ट को सीखते जाना है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये भी बहुत सहज सवाल है, 9th क्लास का है ये भी। Br ब्रोमीन, जिसका एटॉमिक नंबर है ना, इधर में लिखते हैं वो होता है एटॉमिक नंबर और इधर लिखते हैं होता है मास नंबर। ओके, जिसका एटॉमिक नंबर 35, मास नंबर 80 में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या की गणना करें। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स इन Br35 80। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड दैट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा 35, प्रोटॉन्स भी होगा 35, न्यूट्रॉन्स का हो जाएगा मास नंबर, है ना, A माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो 80 माइनस 35, 10 में से 5 5, फिर 7 में से 3 4, 45। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, इसी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। अगर पिछले वर्षों के क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो इस टाइप का एक सवाल तो अवश्य रहता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट विल बी द wavelength of a ball of mass 0.1 kg moving with a velocity of 10 meter per second।
ये सवाल डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से है ना। डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू h/p। यहाँ p है लीनियर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो h का वैल्यू यहाँ लगा देना है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻⁻34। मास दिया हुआ है 0.1 kg और वेलोसिटी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। तो 0.1 इंटू 10 इक्वल टू 1 होगा। इसका मतलब है करेक्ट आंसर होगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। ओके, अब देखा जाए ये कौन सा ऑप्शन में है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में है। ठीक, तो ये है ऑप्शन नंबर डी में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, हिंदी मीडियम वाले हिंदी क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा अपने से। द सीरीज ऑफ लाइन्स इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच अपीयर इन द विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में एक्चुअली 5 सीरीज होते हैं। 5 सीरीज होते हैं, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पी फंड सीरीज। तो इसको आप कैसे जानेंगे, उसका हम इधर में लिस्ट बना दिए हैं। देखिए, लाइमन सीरीज होता है जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन किसी भी आउटर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में होता है, सेकेंड से फर्स्ट, थर्ड से फर्स्ट, फोर्थ से फर्स्ट होता है, तब जो स्पेक्ट्रल सीरीज बनता है उसको बोलते हैं लाइमन सीरीज, और ये होता है यूवी रीजन में। दूसरा सीरीज को बोलते हैं बाल्मर सीरीज। ये तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन किसी भी आउटर ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में होता है, मतलब थर्ड टू सेकेंड, फोर्थ टू सेकेंड, फिफ्थ टू सेकेंड, और ये आता है विजिबल रीजन में। ठीक है, विजिबल रीजन में। तो ये सभी कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हैं। 12th क्लास का फिजिक्स में आप पढ़ेंगे, ओके, डिटेल में। नेक्स्ट है पास्चन सीरीज। पास्चन सीरीज, इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन किसी भी आउटर ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में होता है, मतलब चौथा से तीसरा, पांचवा से तीसरा, ऐसे, और ये आता है इंफ्रारेड रीजन में। चौथा है ब्रैकेट सीरीज। ये सीरीज तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन किसी भी आउटर ऑर्बिट से चौथा ऑर्बिट में होता है, मतलब पांचवा से चौथा, छठवां से चौथा इत्यादि में होता है, और ये आता है इंफ्रारेड रीजन में। पांचवा सीरीज है पी फंड सीरीज। ये तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन किसी भी आउटर ऑर्बिट से पांचवा ऑर्बिट में होता है, मतलब छठवां से पांचवा, सातवां से पांचवा, आठवां से पांचवा इत्यादि, और ये भी आता है इंफ्रारेड रीजन में। ओके, तो याद करना सहज है। पहला लाइमन सीरीज यूवी रीजन, दूसरा बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन। ओके, अब आइए क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन पर आते हैं। द सीरीज ऑफ लाइन्स इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच अपीयर इन द विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज। अभी भी देखा, बाल्मर सीरीज। ओके, नेक्स्ट, which of the following quantum number defines the three-dimensional shape of orbital। ओके, तो हर क्वांटम नंबर से हमको अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलता है, उसका भी मैं आपके लिए यहाँ पर लिस्ट बना दिया हूँ। ओके, लिस्ट बना दिया हूँ। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमको पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन कौन सा शेल या कौन सा ऑर्बिट में है, इसको n से डिनोट करते हैं। अजीमुथल क्वांटम नंबर L से डिनोट होता है, ये बताता है नंबर ऑफ सब शेल फॉर ए गिवन शेल, और इसी से यही बताता है 3-डायमेंशनल शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, और इसका वैल्यू होता है 0 से लेकर n-1 तक।
अगला क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर ए गिवन सबशेल। साथ ही साथ ये बताता है ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स, और इसका वैल्यू -L थ्रू 0 to +L होता है। स्पिन क्वांटम नंबर ये बताता है स्पिन ओरिएंटेशन, है ना। ये क्लॉकवाइज स्पिन हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। अगर क्लॉकवाइज होता है तो +½ लिखते हैं या एरो को ऊपर ऐसे दिखाते हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है तो -½ लिखते हैं या एरो को डाउनवर्ड पॉइंट करते हैं। ओके, चलिए ऑप्शन में आते हैं। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। ओके, तो समझते जाना है। ठीक है, ओके। अब what is the total number of orbitals associated with the principal quantum number n equal to 3? ओके, तो ये एकदम सिंपल है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इक्वल टू होता है n², जहाँ n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो यहाँ पर n इक्वल टू 3 दिया है, तो n का तो 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, या अगर 3 है तो आप लिख सकते हैं क्या क्या सबशेल हो सकता है। सबशेल हो सकता है 3s, 3p और 3d। s सबशेल का 1 ऑर्बिटल होता है, p सबशेल का 3 ऑर्बिटल होता है, px, py, pz। d सबशेल का 5 ऑर्बिटल होता है, dxy, dyz, dxz, dx² - y², dz²। अब इस सब को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9। तो 2 प्रकार से जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ CH4 ना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ CH4। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब इसमें जितना इलेक्ट्रॉन CH4 में है उतना ही इनमें से किसमें है। ओके, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, 4 है, इसमें 4 हाइड्रोजन, तो 4 इलेक्ट्रॉन, तो कुल मिलाकर 10 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इनमें से किसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन, आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन, नियॉन 10 इलेक्ट्रॉन, तो यही होगा करेक्ट आंसर। मैग्नीशियम का तो 12 होता है। ओके, नेक्स्ट, आउट ऑफ फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन विच एलिमेंट हैव हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है कि इसके पास सबसे अधिक टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन है। तो लेफ़्ट टू राइट जाते हैं किसी भी पीरियोडिक टेबल में, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग कैपेसिटी बढ़ता है। ओके, तो ये सभी एक ही पीरियड के हैं, है ना, जिसमें सबसे पहले आएगा नाइट्रोजन, के बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन और क्लोरीन, ये एक ही ग्रुप में है। तो सबसे अधिक तो ग्रुप 17 का होगा। अब ये ग्रुप 17 में से फ्लोरीन एंड क्लोरीन, ये दोनों में से हमको सेलेक्ट करना है। तो आपको पता होना चाहिए, 10th क्लास में भी पढ़े हैं कि किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज बढ़ता है ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू शेल्स। तो क्लोरीन का एटॉमिक साइज फ्लोरीन के एटॉमिक साइज से अधिक होता है। इसका मतलब उसके पास अधिक स्पेस होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए, और इसीलिए हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये होगा क्लोरीन का। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैव द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइज। ओके, मैग्नीशियम Mg2+, Al3+, तो ये सभी थर्ड पीरियड का दोनों ही
मेटल है तो लेफ़्ट टू राइट जाते हैं किसी भी पीरियड में, तो एटॉमिक साइज है ना, एटॉमिक साइज घटता है। ओके, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन जो मेटल होता है उसका एटॉमिक साइज मेटल आयन के एटॉमिक साइज से बड़ा होता है। ओके, बड़ा होता है। तो थर्ड पीरियड में है ना, Mg के बाद उधर एल्युमिनियम आएगा, तो Mg का तो सबसे अधिक होगा ही, Mg2+ का उससे कम होगा, एल्युमिनियम का Mg से कम होगा, लेकिन एल्युमिनियम 3+ का एल्युमिनियम से भी कम होगा। तो सबसे अधिक और सबसे कम साइज वाला स्पीशीज होगा Mg एंड Al3+। ओके, नेक्स्ट, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज, है ना, ए नंबर ये तो है F ब्लॉक का NS122, ये है S ब्लॉक का NS2NP126, ये है P ब्लॉक का। तो D ब्लॉक का है N-1 D1 to 10 NS1 to 2, है ना। आपको पता होना चाहिए क्रोमियम और ऊपर में NS में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, बाकी में 2 होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, द डाइपोल मोमेंट ऑफ BeCl2 इज। तो सेंट्रल एटम यहाँ पर है बेरिलियम, इधर एक क्लोरीन, इधर एक क्लोरीन। ओके, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेरिलियम से अधिक होता है, तो जो डाइपोल मोमेंट होगा उसका डायरेक्शन इधर होगा इस क्लोरीन के लिए, अगला क्लोरीन के लिए इसका डायरेक्शन इधर होगा। तो दोनों का ही डाइपोल मोमेंट ओके इक्वल एंड ऑपोजिट है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और इसीलिए करेक्ट आंसर होगा 0, ऑप्शन नंबर डी। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 इज। ओके, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 इज मतलब O और O के बीच में कितना बॉन्ड होता है। 11th क्लास में प्रायः O2 का पूछता है या N2 का पूछता है या H2 का। तो इसके बीच 2 बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 है। एक्चुअली इसमें ना एमओ थ्योरी यूज करते हैं, हाफ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स माइनस एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर आप शॉर्टकट मेथड अपना सकते हैं क्योंकि 11th क्लास में इन्हीं में से पूछता है। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2। ओके, द शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज ओके H2O। सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन और इसी में हाइड्रोजन जुड़ा रहता है और इसमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, तो ये जो शेप है इसको हम बोल सकते हैं, है ना, ये वाला शेप, तो ये इसको हम बोल सकते हैं V शेप्ड। इसको उलाट देंगे तो ऐसे हो जाएगा V शेप्ड, या बोल सकते हैं बेंट, है ना, बेंट। तो यहाँ V शेप तो है नहीं तो आंसर होगा बेंट। नेक्स्ट, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CH4। तो जब भी हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन पूछता है तो देखना कि कितना उसमें सिग्मा बॉन्ड है कि पाई बॉन्ड भी है। अगर सिग्मा बॉन्ड केवल है तो sp3, ओके, एक पाई बॉन्ड है तो sp2, 2 पाई बॉन्ड्स हैं तो sp। ठीक है, 11th लेवल में यही 3 में से पूछता है। या इसको बोल सकते हो सिंगल बॉन्ड केवल है तो sp3, डबल बॉन्ड है तो sp2,
ट्रिपल बॉन्ड है तो sp। तो मीथेन में तो केवल है ना सिंगल बॉन्ड केवल होता है, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड केवल होता है, इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन है sp3। ओके, क्वेश्चन नंबर 18। The enthalpies of all elements in their standard states are, ना ये कॉन्सेप्ट है, enthalpies of all elements in their standard states are 0। Next, for the process to occur under isothermal condition, the correct condition is isothermal। iso मतलब सेम, थर्मल टेम्परेचर सेम टेम्परेचर, मतलब इसमें जो चेंज इन टेम्परेचर होता है वो जीरो होता है, टेम्परेचर जीरो नहीं होता है, चेंज इन टेम्परेचर जीरो होता है, इसलिए गड़बड़ाना नहीं है। अगर डी क्यू पूछता है, अगर एडियाबाटिक प्रोसेस का पूछता है तो ये होता है। ओके, नेक्स्ट, for the reaction 2Cl giving Cl2, the sign of delta H and delta S are। ओके, तो डेल्टा एस एंट्रोपी, एंट्रोपी होता है द मेजर ऑफ डिसऑर्डरलीनेस। तो यहाँ 2Cl कन्वर्ट हो रहा है Cl2 में, मतलब ऑर्डरलीनेस है ना, ऑर्डरलीनेस पहले Cl था, ऑर्डरलीनेस हो गया Cl2, ठीक है, तो ऑर्डरलीनेस कम हो गया, और ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसलिए डेल्टा एच तो नेगेटिव ही होगा, और इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, the criteria for spontaneity of a reaction at constant pressure and temperature is। तो 3 कंडीशन होता है स्पॉन्टेनिटी का, इसको मैं इधर कहीं पर लिख दिया हूँ। ओके, ये देखो, कंडीशंस फॉर स्पॉन्टेनिटी, डेल्टा एच मस्ट बी नेगेटिव, इसका मतलब है डेल्टा एच लेस दैन 0, डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव, is delta G must be less than 0, delta S must be positive, that is delta S must be greater than 0। तो इसी को हम चलिए अप्लाई करते हैं इसमें, है ना, यहाँ पर अप्लाई करेंगे। डेल्टा एच ग्रेटर दैन 0 तो नेगेटिव नहीं है, डेल्टा एस लेस दैन 0 पॉजिटिव नहीं है, डेल्टा एस लेस दैन 0 मतलब ये नेगेटिव है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट, इन द रिलेशन H प्लस यू प्लस पी बी यू रिप्रेजेंट्स, इतना सहज सवाल, ये है इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट, कैल्शियम कार्बोनेट गिविंग कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 gas, the expression for the equilibrium constant Kc for the above reaction will be, है ना, इसका करेक्ट आंसर है डी, ठीक है, Kc इक्वल टू CO2। अब ये कैसे हुआ, है ना, नहीं गड़बड़ाना है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें है ना यूज करते हैं, जैसे तो Kc इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो CaCO इंटू CaCO2 का मोलर कॉन्सेंट्रेशन बाय कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर कॉन्सेंट्रेशन। अब बाय कन्वेंशन द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड और लिक्विड इज टेकन एज यूनिटी। तो यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, कैल्शियम कार्बोनेट ये भी सॉलिड है, तो इसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन होगा यूनिटी अर्थात 1 मोल पर लीटर। तो इसको इसमें लगा देंगे ना, इसको इसमें अप्लाई करेंगे तो Kc इक्वल टू हो जाएगा
कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो यहाँ तक केवल नहीं छोड़ देना है, आपको यहाँ तक जाना है। ओके, ठीक। 24 द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ H2O विल बी। तो कॉन्जुगेट एसिड लिखने के लिए H+ ऐड किया जाता है और कॉन्जुगेट बेस लिखने के लिए H+ सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो उसी को हम यहाँ पर आपके लिए रिवाइज करा रहे हैं, है ना। टू राइट कॉन्जुगेट एसिड ऐड H+। साथ में आपको देखना है कि वो न्यूट्रल स्पीशीज है कि चार्ज स्पीशीज है। अगर न्यूट्रल स्पीशीज है तो आपको जब ऐड करते हैं तो वहाँ एक पॉजिटिव चार्ज लगाना होगा, और जब रिमूव करते हैं तो वहाँ एक नेगेटिव चार्ज लगाना होगा। टू राइट कॉन्जुगेट बेस सब्ट्रैक्ट H+। जैसे H2O का हमको लिखना है तो इसमें हम कॉन्जुगेट एसिड लिखेंगे तो H+ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा H3O+। कॉन्जुगेट बेस के लिए H+ रिमूव करेंगे तो बचेगा OH-। ठीक ऐसा ही NH3 का कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा NH4+, कॉन्जुगेट बेस NH2-। HCO3-। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, HCO3-। यहाँ H+ ऐड करेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो कॉन्जुगेट एसिड होगा H2CO3। अब कॉन्जुगेट बेस लिखेंगे तो यहाँ पहले से एक नेगेटिव चार्ज था, हम एक H+ हटाएंगे तो यहाँ 2 नेगेटिव चार्ज हो जाएगा CO3 2-। एग्जैक्टली ऐसा ही HSO4 का कॉन्जुगेट एसिड H2SO4 और कॉन्जुगेट बेस SO4 2-। तो इनको बोला जाता है अम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। ओके, तो आइए अब ऑप्शन पर आते हैं। तो H2O का कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा H3O+। नेक्स्ट, assuming complete dissociation calculate pH of 0.0001 mHCl solution। कंप्लीट डिसोसिएशन होता है मतलब HCl टूट जाता है H++Cl- में, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl- सेम होता है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ बराबर हो जाएगा 0.001 मोलार, तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻⁴ m। अब pH का फॉर्मूला से pH = लॉगरिदम ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, यहाँ वैल्यू को लगा देंगे 10⁻⁻⁴। लॉगरिदम में एक फॉर्मूला है, लॉगरिदम ऑफ a⁴x = x इंटू लॉगरिदम ऑफ a। इसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो बच जाएगा माइनस, ये फॉर्मूला वाला माइनस, फिर -4 इंटू लॉगरिदम ऑफ 10। लॉगरिदम ऑफ 10 = 1 होता है, इसलिए pH = 4। ओके, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 हम पहुंच गए। ओके, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ H2 ऑन द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन 2H2G + COG गिविंग CH3OH गैस। ये सवाल एक्चुअली है ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल से, तो चलिए थोड़ा सा समझते हैं ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। ओके, ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल, if a change is imposed on a system at equilibrium, the equilibrium position will shift in a direction that tends to minimize that change। तो कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर इत्यादि में अगर हम चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम का पोजीशन उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिससे कि उस चेंज का जो इफ़ेक्ट होगा वो मिनिमाइज होगा।
क्या क्या चेंज हो सकता है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, ओके, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन. Increase in concentration shifts the equilibrium to opposite direction, and decrease in concentration shifts it in the same direction. Change in pressure. Increase in pressure shifts the equilibrium to side with lesser number of gaseous molecules, and decrease in pressure shifts it to side with more number of gaseous molecules. आइटम्स की जगह में होना चाहिए था मॉलिक्यूल्स. तो अगर प्रेशर को बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर गैसियस मॉलिक्यूल्स की संख्या कम होगी, और प्रेशर को घटाएंगे तो इक्विलिब्रियम उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर गैसियस मॉलिक्यूल्स की संख्या अधिक होगी. चेंज इन टेम्परेचर. Increase in temperature shifts the equilibrium in endothermic direction, and decrease in temperature shifts it in exothermic direction. Okay, अगर कैटलिस्ट होगा तो कैटलिस्ट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये दोनों ही रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों का स्पीड को ये बढ़ा देगा, है ना. ये इक्विलिब्रियम स्टेट पहुंचने में सिर्फ हेल्प करता है, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पर इसका इफेक्ट नहीं होता है. इसको एक उदाहरण से समझते हैं. जैसे N2 + 3H2 गिविंग 2NH3. ये सभी स्पीशीज़ गैसियस स्टेट में है, तो ये दोनों में से किसी का कॉन्सेंट्रेशन को हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में. इधर हम बढ़ाए लेकिन इधर इस डायरेक्शन में बढ़ेगा. अगर इनमें से किसी एक का कॉन्सेंट्रेशन को हम घटा देंगे तो इक्विलिब्रियम का पोजीशन इनके तरफ ही शिफ्ट होगा. ओके, अब अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो ये उसी डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा जिधर गैसियस मॉलिक्यूल्स की संख्या कम होगी. तो अगर रिएक्टेंट तरफ हम देखते हैं तो इधर गैसियस मॉलिक्यूल होगा, नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का 3 + 1 4, इधर में NH3 का 2 मॉलिक्यूल. तो प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में. प्रेशर को कम करेंगे तो ये उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर गैसियस मॉलिक्यूल्स की संख्या अधिक है, तो है ना. तो ऐसी स्थिति में ये इधर शिफ्ट होगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 27. H2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ S इन H2SO4, है ना. तो ये होता है 6. तो कैसे हुआ तो ये भी जानना है. तो इसके लिए एकदम वेल सेट फॉर्मेट है ना. इसमें 2 स्टेप यूज़ करते हैं, कोडिंग एंड डीकोडिंग. ठीक है, पहला स्टेप को बोलते हैं कोडिंग. तो लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर वेयर इन H2SO4 be X. अब किसी भी मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की संख्या बराबर होती है, या पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की संख्या सेम होती है, तो इसीलिए इनका जो सम होगा वो 0 होगा. तो इसमें 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 1, तो 2 × 1 प्लस S का हमने माना X प्लस इसमें 4 ऑक्सीजन है, 4 × 1 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर -2. दिस मस्ट बी इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 + x × -8 = 0, या 2 + x = 0, x = 8 - 2 = 6. फाइनल स्टेप इसको बोलते हैं डीकोडिंग. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S इन H2SO4 = 6. ओके, अब अगला है
फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज डज नॉट शो डिसप्रोपोर्शनेशन टेंडेंसी। डिसप्रोपोर्शनेशन टेंडेंसी का मतलब है कि जो सेंट्रल आइटम है उसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो सकता है। तो यहाँ जितने भी ऑप्शन है इसमें क्लोरीन है, सेंट्रल आइटम है क्लोरीन। तो आप पता कीजिए कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें कितना है। तो क्लोरीन चूँकि ग्रुप 17 का है, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर -1 से लेकर +7 तक होता है ना, -1 to +7। ClO4 माइनस में है ना, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हम X मान रहे हैं, तो X प्लस ऑक्सीजन का -2 इक्वल टू, यहाँ ओवरऑल चार्ज -1 है इसलिए इक्वल टू साइन के बाद इधर 0 नहीं लिखना है, जितना चार्ज है उतना उसका संख्या लिखना है। माइनस चार्ज है तो माइनस नंबर, प्लस चार्ज है तो प्लस नंबर, तो यहाँ माइनस है तो -1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1। तो ये दिखाता है कि ये अपना ऑक्सीडेशन स्टेट को घटा सकता है, +1 से -1 कर सकता है और -1 से उधर +7 तक बढ़ा सकता है। तो इसका तो डिसप्रोपोर्शनेशन होता है। ओके, ClO2-, इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने पर मिलता है +3। ये भी अपना ऑक्सीडेशन स्टेट को घटा सकता है, बढ़ा सकता है। ClO3- है ना, इसको ऐसे सोल्व करेंगे तो मिलेगा ऑक्सीडेशन स्टेट +5, है ना। ये भी अपना ऑक्सीडेशन स्टेट को घटा सकता है और बढ़ा सकता है। ClO4-, इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है जो कि इसका मैक्सिमम है। ये इसको सिर्फ अपना ऑक्सीडेशन स्टेट को घटा सकता है, बढ़ा नहीं सकता है, और इसीलिए इसी का डिसप्रोपोर्शनेशन नहीं होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, CH3 3 टाइम्स CCl का IUPAC नाम क्या है। जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा तो आप इसका डिटेल स्ट्रक्चर लिखेंगे, है ना। एक कार्बन है जिसमें 3 CH3 जुड़े हैं और उसी कार्बन में एक क्लोरीन है। उसके बाद नंबरिंग करना है 1 2 3। ओके, अब यहाँ 2 सब्स्टिट्यूएंट है, 2 प्रीफिक्स है, इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजाना है। अब दोनों ही सेकेंड कार्बन में है तो ये हो जाएगा 2-chloro-2-methyl प्रोपेन। ठीक है, 2-chloro-2-methyl प्रोपेन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30। द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन बेंजीन विल बी। ओके, तो क्या करना, बेंजीन का स्ट्रक्चर बना लेना। ओके, बेंजीन का स्ट्रक्चर बना लेना। तो ये हो गया बेंजीन का स्ट्रक्चर। हर कार्बन में एक एक हाइड्रोजन। ओके, और रिंग में ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। तो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड हो गया, हो जाएगा 6। अब कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड 6, तो कुल सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा 12। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है, तो यहाँ 3 डबल बॉन्ड है तो 3 पाई बॉन्ड, इसलिए करेक्ट आंसर होगा 12 and 3। ओके, नेक्स्ट, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन H2C डबल बॉन्ड O विल बी। तो अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, डबल बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ट्रिपल बॉन्ड sp हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, इसका मतलब है कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2।
नेक्स्ट, which of the following is which of the following will not act as nucleophile? न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। ये या तो नेगेटिवली चार्ज होते हैं या इनमें है ना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। NH3 के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो Cl+, तो ये तो न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता है क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव चार्ज, और है ना, इसलिए पॉजिटिव और पॉजिटिव में रिपल्शन। तो यहीं पर आंसर मिल गया। ओके, Cl+, है ना, ऑप्शन नंबर बी। Cl- ये तो न्यूक्लियोफाइल है। H2O ये भी न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, चलिए अगला जाते हैं। The type of structural isomerism found in CH3, CH2O, CH2, CH3 and CH3O, CH2, CH2, CH3 is, तो ये होता है मेटामेरिज्म, है ना। The organic compounds which have same molecular formula, same functional group but differ with respect to the orientation of alkyl groups on either side of the functional group, उनको मेटामर्स बोलते हैं। तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप है ईथर, तो ये वाला में दोनों तरफ इथाइल ग्रुप है ना, दोनों तरफ इथाइल ग्रुप है, लेकिन इसमें एक तरफ मिथाइल ग्रुप है और दूसरा तरफ एन प्रोपाइल ग्रुप है। तो इस प्रकार का आइसोमेरिज्म को बोलते हैं मेटामेरिज्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 34। The substituents that cannot be classified as electron withdrawing groups relative to hydrogen is, okay, तो that cannot be classified as electron withdrawing group, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इनमें से कौन है, कौन नहीं है बोल रहा है, मतलब कौन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है आर, है ना, अल्काइल ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। NO2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, CN इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, X इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, लेकिन अल्काइल ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोपीन प्लस HBr गिविंग ए इज, है ना। तो यहाँ पर आपको अप्लाई करना होगा मार्कोनिकॉप्स रूल, है ना। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है 2 ब्रोमोप्रोपेन। ओके, तो मार्कोनिकॉप्स रूल अप्लाई करना है, जो कहता है कि जब भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन में एडिशन होता है तो नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड वाले उसी कार्बन में जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, और पॉजिटिव पार्ट उसी कार्बन में जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। तो HBr का नेगेटिव पार्ट होगा Br और पॉजिटिव पार्ट H। तो ब्रोमीन जुड़ेगा ये वाला कार्बन में और हाइड्रोजन जुड़ेगा यहाँ, तो इसीलिए प्रोडक्ट होगा 2 ब्रोमोप्रोपेन। ओके, अब अगला सवाल। द एडिशन ऑफ वाटर टू इथाइन इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एट 333 केल्विन गिब्स। ओके, तो यहाँ पर भी एडिशन रिएक्शन होगा, वो कैसे होगा उसको मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। ओके, तो इथाइन प्लस वाटर, तो
H2O है ना, H प्लस प्लस OH माइनस में टूटेगा, तो एक कार्बन में H जोड़ना है, दूसरा में OH, तो ये एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। अब एक ही कार्बन में डबल बॉन्ड और OH ग्रुप नहीं हो सकता है, और इसलिए इसका टोटोमराइजेशन होगा, है ना, टोटोमराइजेशन होगा। तो जब टोटोमराइजेशन होगा उस समय कुछ इस प्रकार से इसका मैकेनिज्म होगा, है ना। यहाँ का ऑक्सीजन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा और ये यहाँ जाएगा, तो ये बन जाएगा H प्लस। तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बनेगा, तो ये जो H प्लस होगा ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तब बनेगा ये प्रोडक्ट, इसी का नाम है एसिटाल्डिहाइड और इथेनॉल। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। द नेसेसरी कंडीशंस फॉर एनी सिस्टम टू बी एरोमेटिक आर प्लेनारिटी, complete delocalization of pi electrons in ring, हकल रूल, या इसको डिबाई हकल रूल भी बोलते हैं, ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज, है ना। जैसे बेंजीन को ही हम लें, कि बेंजीन को ही हम लें तो इसमें प्लेनारिटी है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, है ना, इसमें रेजोनेंस होता है। डिबाई हकल रूल, डिबाई हकल रूल के अनुसार, है ना, उस सिस्टम के पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, जहाँ n है नंबर ऑफ रिंग, है ना। तो बेंजीन के केस में अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ तो एक है नंबर ऑफ रिंग, तो 4 × 1 + 2 = 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ओके, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट CH3Cl + 2Na + ClCH3 dry ether gives ethane + 2NaCl. दिस रिएक्शन इज नोन एज, ना, इसका नाम है वुर्ज रिएक्शन, है ना। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हाइलाइड react with sodium metal in the presence of dry ether to form a symmetrical alkane, है ना। इसका जनरल रिएक्शन कुछ इस प्रकार से है, RX + 2Na + XR। तो यहाँ पर ये वाला भाग आपस में जुड़ जाएगा और अल्काइल ग्रुप आपस में जुड़ जाएगा। तो अल्काइल ग्रुप उसी कार्बन के थ्रू से जुड़ते हैं जिसमें हाइड्रोजन होता है। ओके, है ना। यहाँ और एक एग्जांपल दिया, ब्रोमोइथेन। तो यहाँ पर ये Br ब्रोमीन, 2 अल्काइल ग्रुप का ब्रोमीन सोडियम के साथ जुड़ेगा और NaBr बनाएगा और अल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा, तब N ब्यूटेन बनेगा, है ना। सिमेट्रिकल अल्केन बनाने का ये मेथड है। ओके, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन कोवैलेंट बॉन्ड? इंडक्टिव इफेक्ट ये तो है, रेजोनेंस इफेक्ट ये भी है, हाइपर कॉन्जुगेशन ये भी है, डिस्टिलेशन ये नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4 गिव्स, है ना, ये है इसका इक्वेशन। तो अल्कोहल का, प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्शन कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ कराते हैं 443 केल्विन में, तो अल्कीन बनता है। और यही रिएक्शन सेम कंडीशन में, लेकिन टेम्परेचर अगर 413 केल्विन होता है तो ईथर बनता है। ओके, तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन होगा, रिमूवल ऑफ H2O, तो यहाँ बनेगा
इथीन, ओके, इथीन बनेगा। तो ये होगा करेक्ट आंसर। ओके, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो इथाइल अल्कोहल प्लस इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ 443 केल्विन में। तो क्या करना है, जिस कार्बन में OH है वहाँ से OH हटा देना है, तो यहाँ से OH हटा दिए, और उसके बगल वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। तो इसलिए हमारा प्रोडक्ट हुआ CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसी को मॉलिक्यूलर फार्मूला के रूप में लिखेंगे तो C2H4 लिखेंगे। ओके, तो ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये सेट कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है कि इसे आपको रिवाइज करने में और कॉन्सेप्ट को समझने में मदद मिली। अगर आपको मदद मिली तो इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि वे भी इसका लाभ ले सकें। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। तो सबों को आगामी परीक्षाओं के लिए बेस्ट ऑफ लक। बाय।